आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज मेरे साथ हैं मधु किश्वर, जो प्रोफेसर हैं CSDS में और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अब ये माना जाता है कि ये सोशल एक्टिविस्ट टर्न पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपना करियर टीचिंग से शुरू किया, इन्होंने मनुषी को एडिट भी किया, एडिटर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और आज बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं। और एक कारण से बहुत ज्यादा चर्चा में है कि इन्होंने एक किताब लिखी है नरेंद्र मोदी और मुस्लिम्स के हवाले से। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि एकाएक उनकी जो फिलॉसफी है या उनका जो आउटलुक है उसमें एक सडन शिफ्ट क्यों हुआ, एक, और दूसरी बात यह कि वो नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखती हैं। मधु किश्वर, आपका वेलकम है, खैर मकदम। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम लोग जब हिंदुस्तान के लोग मधु किश्वर को देखते थे टीवी चैनल्स पे, तो हमेशा एक वो आवाज थी मधु किश्वर जो सोशल पैथोस के खिलाफ बात करती थी, वो आवाज जो वीमेन इश्यूज पे बात करती थी, वो एकाएक नरेंद्र मोदी की आवाज कैसे बन गई? देखिए, ये सही नहीं है, आपने नोटिस न किया हो, क्योंकि विमेन एक्टिविस्ट को या मेरे जैसी हस्तियों को जनाना डब्बे में ठूसने की आदत बन गई है। पर 1984 के दंगे हुए तो मानुषी ने कितने साल तक वो मुहिम चलाई। आप वो जो मानुषी का इशू था 1984 के दंगों पे, वो सारी दुनिया में घूमा और नॉर्थ अमेरिका तक में उसकी 2-4 लाख कॉपियां पंजाबी में छपी। और मैंने पनिश द गिल्टी के लिए, मतलब कि जिन्होंने दंगे के दोषी हैं उनको सजा हो, आप वो रिपोर्ट पढ़िए, वो एक क्लासिक मानी जाती है। बम्बई के दंगों के दौरान मेरठ, मलियाना, कितनी जगह मैं खुद रही, देखा, खुद जाके। उसके अलावा कश्मीर से मेरा बहुत गहरा लंबा ताल्लुक है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स इश्यूज को लेकर, वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर। और मैंने जैसे PDP की जब हुकूमत आई तो बहुत कुछ लिखा कि कैसे माहौल बदला है। अभी ये है कि उन बातों को इतना ध्यान नहीं दिया। इसी किस्म से रिक्शा पॉलिसी, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मधु किश्वर, जिनका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड था, बहुत ज्यादा चीजों पे उनका ध्यान होता था, वो एकाएक सिमट करके एक दायरे में कैसे आ गई? आपके जो प्रशंसक हैं, आपको जो चाहने वाले हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, वो भी इस बात को लेकर के बहुत परेशान है कि क्या हुआ है। क्योंकि आज वाकई ही सबसे बड़ी लड़ाई ये माफिया रूल के खिलाफ लड़ने की है। और जो माफिया रूल से क्या माने? जो कांग्रेस ने, जो UPA ने इस वक्त मौजूदा हमें शासन दिया है, ये सिर्फ भ्रष्ट नहीं है। देखिए, भ्रष्ट होता, इनएफिशिएंट होता, ज्यादा डायरेक्शन लेस होता तो ये सब बातें माफ हो सकती हैं। परंतु अभी जो चल रहा है, ये जो मैं खुद देख रही हूँ, ये आलम, ये करप्शन इस स्केल की है, क्राइम इस स्केल का है कि आज हम कह सकते हैं सेफली कि ये माफिया रूल है। दूसरा, इस माफिया रूल ने जिस तरह से मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई पिछले 12 साल से। देखिए, जब 2002 के दंगे हुए तो बहुतों की तरह मैंने भी सोचा कि मोदी दोषी होंगे, क्योंकि हुकूमत। तो क्या आप 2002 के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी जी को दोषी नहीं मानती? अब तो बिल्कुल नहीं। अब तो मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ कि कांग्रेस का इस दंगे में बहुत बड़ा हाथ था। क्या कारण है? किस बेसिस पे आप ये कह रही हैं? जी, मैं आपको बताऊं। देखिए, 2002 में दंगे हुए, मैं क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकी, मेरा हमेशा एक ये प्रिंसिपल रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे मैं कभी फैसला नहीं लेती जब तक किसी चीज की मैं खुद तहकीकात नहीं करती, चाहे वो सती का केस हो, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या कुछ भी, और ये बड़े बड़े जैसे कश्मीर का मसला हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले मैं खुद जाऊं, ठोक बजा के इश्यूज को देखूं। हो सकता है मेरी समझ में गलती हो, पर कम से कम मैंने खुद देखा हो और अपनी गलती फिर मैं मान लूं अगर मेरे को पता चल जाए। तो मैंने 2002 के बाद, इसीलिए मैं एंटी मोदी मुहिम का हिस्सा कभी नहीं बनी थी। हालांकि मैं मानती थी उन दिनों कि ये जरूर दोषी होंगे, और उस वक्त इतना भर हमने किया था मानुषी के जरिए कि कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप मर गए थे, उनके लिए फंड रेजिंग की, उनकी एजुकेशन के लिए, बस उतना भर किया, पर मुहिम में शामिल नहीं हुई। फिर धीरे धीरे जो विशैला रूप उस मुहिम ने लिया, जो जिसकी सरपरस्त थी टीस्टा सेटलवाड, फिर शबनम हाशमी बन गई,
जिस तरह उन्होंने एक प्रोफेशनल फुल टाइम एक्टिविज्म यही हो गया कि इस आदमी को ठोकना है, और फिर जब ये दिखने लगा, क्योंकि मैं मानती हूँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म की तभी तक अहमियत और क्रेडिबिलिटी है जब तक आप इंडिपेंडेंट स्पेस पे खड़े, जब आपकी न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। जी, और अगर आपने किसी पार्टी का, जैसे जब पीडीपी की सरकार बनी तो मैंने, क्योंकि तहकीकात करके उस सरकार की हरकतें देख के, तब मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन सरकार है, पर इसलिए नहीं कि मैं पीडीपी की हो गई, पर इसलिए कि अच्छा काम। आपको कैसे लगा कि नरेंद्र मोदी यही मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है 2002? यही मैं बता रही हूँ। तो जिस तरह इन्होंने मुहिम चलाई, क्योंकि उससे पहले जितने भी दंगे हुए, कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि चीफ मिनिस्टर को ही जेल में डालो, इसी को फांसी दो। 84 का दंगा, मेरठ का, मलियाना का, बम्बई का, किसी को याद भी नहीं कि चीफ मिनिस्टर कौन था। हमेशा ये रही है डिमांड की पनिश द गिल्टी। यहाँ पे कुछ कोर्ट कह दे, कोई अदालत कह दे, एक एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पाई 12 साल में, पर एक है कि नरेंद्र मोदी को फांसी लगाओ, इसको किसी तरह से रास्ते से हटाओ। तो दूसरा, जब इन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश को कहा कि इस आदमी को वीजा न दिया जाए, किसी देश में इसको घुसने न दिया जाए, जब वो रूप लिया यूपीए सरकार के आने के बाद एंटी मोदी कैंपेन ने, तो मुझे सच में बहुत शक शुबा होने लगा। तो तब से मैंने सवालिया निशान कई सारे लगाने शुरू कर दिए, और फिर 2012-13 में मैंने तय किया था कि अब मैं जाके खुद देखने वाली हूँ और मैं तहकीकात करना चाहती हूँ कि ये शख्सियत वाकई इतना राक्षस है या इसके पीछे इस तरह क्यों धोखे पड़ गए। तो फिर मैंने 2012 के एंड से अध्ययन करना शुरू किया, और पहली मेरी विजिट अध्ययन के तौर पे जनवरी 2013 में शुरू हुई, और फिर तब से मैंने फुल टाइम यही काम किया, क्योंकि मुझे फिर लगा कि इस दंगे को और मोदी को हम कैसे समझें, और कांग्रेस की हुकूमत का जो रोल रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि है। जब आप 2013 में पहली बार गई गुजरात, और उसके बाद आपने अपनी आंखों से जाके वहां पे चीजें देखी, कई बार गई, तो फिर मैं गांव गई, डिस्ट्रिक्ट तो उसके बाद आपको ये डिस्ट्रिक्ट में गई, दूसरा तहकीकात की, एसआईटी की रिपोर्ट थी, कोर्ट्स के कितने डॉक्यूमेंट्स थे, बहुत सी टेस्टिमनीज हैं, आप hundreds of hours of video recorded evidence। दो चीज याद दिलाना चाहता हूँ मधु किशोर, कि आपने कहा कि जितने राइट्स हुए हैं, जाहिर सी बात हिंदुस्तान में अगर हम 1967 से अब तक की बात करें तो 100 से ऊपर वैसे राइट हुए हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोग मरे हैं। छोटे मोटे राइट्स बहुत हुए हैं, 100 से ज्यादा राइट्स हुए हैं 1967 से 2014 तक, और बहुत लोग मरे हैं, लेकिन कोई उसको याद नहीं करता, ये भी एक हकीकत है। लेकिन गुजरात का राइट इसलिए याद किया जाता है और इसलिए उसकी ज्यादा बातचीत होती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये माना गया कि जो वहां का मुख्यमंत्री है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है, उसने उसको हवा दी, उसको रोकने की कोशिश नहीं की। यहां एक बात और आपको याद दिलाऊंगा कि आपके खुद भारतीय जनता पार्टी की जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही थी, पार्लियामेंट में कही थी कि कहीं का चीफ मिनिस्टर अगर चाहेगा तो एक दिन के अंदर राइट कंट्रोल हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस एंगल से अगर देखें तो कहीं ना कहीं मोदी गुनहगार दिखते हैं। जी नहीं, यही मैं कह रही हूँ, मैंने पूरा अध्ययन करके, सिर्फ ये नहीं कि मधु किशोर जी, आपको यहाँ पे रोकना होगा, समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मधु किशोर जी बताना चाह रही हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी गुनाहगार नहीं है, इनकी अपनी दलील है, लेकिन यहाँ पे समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इनसे बातचीत जारी रहेगी। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। धुंधली परछाइयों में, दरख्तों में, दीवारों में मिलेंगे कुछ निशान। बावड़ी है सुनसान, मिलेगा एक नाम जो बदल देगा ज़ैन और आलिया की बेइंतहा मोहब्बत का जहां। बेइंतहा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मधु किशोर, आप बता रही थी कि कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी 2002 के गुजरात राइट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये किताब में लिखती ही नहीं, मैं कभी भी इस तरह से खड़ी नहीं होती
ये किताब लिखना या कुछ भी मोदी के मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, ये जो किताब आपने लिखी है और इसके बाद दो और आएंगी, इस किताब में वो कौन सी दलील है जिसके बिना पे मधु किश्वर जैसी एक्टिविस्ट ये मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी, जिनको हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको गुनाहगार मानता है, लेकिन आप उनसे अलग हैं। ये मधु किश्वर की ओपिनियन नहीं है। मैंने एविडेंस स्टडी किया, कोर्ट के रिकॉर्ड स्टडी किए, और वो जो पीरियड था, देखिए मेरा एविडेंस कहां से शुरू होता है। आई थिंक ये पहली किताब है या पहली स्टडी है जिसने मोदी का डीएनए क्या है ये समझने की कोशिश की। अक्टूबर 7, 2001 से मोदी 2001 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है, और दंगा जो होता है 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन कारनेज होता है। इस दौरान में मोदी का क्या डीएनए था वो पहले मैंने स्टडी किया। एक ये हिस्सा है बहुत अहम, उसमें जो मैंने उनकी पहली स्पीचेस ट्रांसलेट की, उनके एक्शन ट्रांसलेट किए, और ये एक हिस्सा इस किताब का मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो मैं पाया मैं पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले नरेंद्र मोदी को जानती भी नहीं थी, कभी राम सलाम दुआ तक का 2 मिनट का रिश्ता भी नहीं था, और बीजेपी से तो मैं कोसों दूर हूं, कभी आज तक मैंने बीजेपी को वोट तक नहीं दिया, उनके खेमे में जाने की बात तो बहुत दूर की है। तो मैंने जब अध्ययन किया पहले 4 महीने, क्या पाया? पहले दिन से नरेंद्र मोदी 5 करोड़ गुजरातियों की बात कर रहे हैं। ये पहला मैंने शख्स पाया पॉलिटिकल जिसने पहले दिन से ना धर्म की बात की, ना कास्ट की बात की, ना रीजन की, ना ओबीसी, ना हिंदू, ना मुसलमान, 5 करोड़ गुजराती। फिर विकास, मूल मंत्र है विकास। तीसरा, जो गांधी की बेस्ट विचारधारा, क्योंकि मैं खुद को महात्मा गांधी से प्रभावित खुद को मानती हूँ, गांधीयन नहीं हूँ, पर मेरी जो संस्कार बेसिकली वहीं से ही था। मैंने ये पाया कि अगर किसी शख्स ने उन 4 महीने के जो इसके एक्शंस हैं, किस किस्म का काम किया, भुज का या अर्थक्वेक वाले रीजन्स का जो हाल था, कच्छ का, कैसे इसने हिंदुत्व की लेबोरेटरी नहीं गुड गवर्नेंस की लेबोरेटरी बनाया सारे अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन को, किस तरह बिजली, पानी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले 4 महीने में शुरू हो जाता है। और एक शब्द भी उन स्पीचेस में, जो दर्जनों स्पीचेस मैंने उसकी सुनी, ट्रांसलेट की, उस पीरियड में, गोधरा से पहले के पीरियड में, एक शब्द भी भड़काऊ नहीं, बल्कि पूरा गांधी की विचारधारा से समरसता की बात करता है। दूसरा, मोदी की पहली इलेक्शन जो राजकोट से, किसी ने आज तक उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, यह है फरवरी 2002 में। ये जो महीना है गोधरा से पहले राजकोट से जो पहली इलेक्शन लड़ते हैं, मैं तो दंग हो गई। वो जो मैंने तब के अखबार पढ़े कि इन्होंने कैसी कैंपेन चलाई थी, क्या भड़काऊ थे, क्या हिंदू मुसलमान को पोलराइज कर रहे थे। उल्टा क्या पाया मैंने कि 28 मुस्लिम लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मोदी की सपोर्ट में आई। कादेर भाई सलोट नाम के एक बहुत अहम राजकोट के मुसलमान नेता, वो खुले मंच से कितनी, एक तो पब्लिक मीटिंग्स मुसलमानों ने की, मोटरसाइकिल रैली मुस्लिम यूथ ने की, औरतों ने इनके लिए कितने मीटिंग्स की, और खुलेआम पब्लिक मंच से मुस्लिम लीडर्स ने ये चैलेंज देते हुए कांग्रेस को कहा कि जो तुम लोग 50 साल में नहीं कर पाए, इस बंदे ने हमारे कौम के लिए 4 महीने में कर दिखाया। अब आप बताइए हम आपको क्यों वोट दें। और तब के अखबारात जो 2 मैंने, जय हिंद और सान समाचार, राजकोट के अखबारों को लेके जो सारी पिक्चर निकली, मैं भी दंग हो गई। उसमें ये आता है कि 70% या जहां ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, 24 को ये रिजल्ट आता है, मोदी जीतते हैं मुस्लिम की बहुत सपोर्ट लेके। मुस्लिम औरतों ने इनकी कैंपेन की, और न्यूज़पेपर कहते हैं कि कांग्रेस के लिए भूचाल जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा, मुस्लिम मोहल्लों में उनको कोई घास नहीं डाल रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और 25 को ये आते हैं और 27 को बजट पेश करना है। 27 को गोधरा का इंसिडेंट होता है जिसमें कांग्रेसी दोषी पाए जाते हैं, वो जेल में है। ये इंक्वायरी कमीशन हुई, नानावती कमीशन हुई, कोर्ट केसेस चले, और गोधरा के जो शरारती तबके
गोधरा कार्नेज में, ट्रेन कार्नेज में पाए गए, वो शरारती तबके कांग्रेसी थे उनमें। ये तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं मैं मधुकिश्वर जी कि जो गोधरा में ट्रेन इंसिडेंट का जो कांड हुआ है, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात हुई वो, कि वो पूरे तौर पे सुनियोजित तरीके से किया हुआ है। हालांकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और बहुत सारे लोगों का कम से कम ये परसेप्शन है कि वो जो कुछ भी हुआ ट्रेन में वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। एसआईटी की रिपोर्ट कहती है ये गलत है। नानावती कमीशन ने एस्टैब्लिश किया, फैक्ट्स ऑफ द केस। और तीस्ता सेटलवाड़ जैसे कांग्रेस के प्रॉक्सी पहले से ही तैयार करके रखे गए थे इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाने की। ये जब इसके स्पष्ट आते हैं एविडेंस। देखिए, दूसरा, मोदी का रिस्पांस क्या है दंगों के दौरान? मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं कि आपने खुद कहा कि मोदी जब इलेक्शन लड़ रहे थे राजकोट से तो उन्होंने कोई कॉमनल एजेंडा नहीं परसू किया, बल्कि इतना इंक्लूसिव, बहुत इंक्लूसिव उनका कैंपेन था। मुसलमान भाजपा ही नहीं कर पाए, वो उन्होंने किया। भी वोट लेकिन मुसलमान ने नहीं दी थी, उनको प्यार करते थे, वोट नहीं देते। हाँ। और इसलिए कांग्रेस, अगर आपकी बात को मान लो तो उस वक्त जब राजकोट से लड़े तो उनको कुछ मुस्लिम वोट भी मिला, कुछ नहीं, अच्छा मिला, ठीक है। लेकिन आज की जो हकीकत है मधुकिश्वर जी, आपको ही पता है कि मुसलमान उनका नाम नहीं सुनना चाहता है। ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे ही बात कर लेंगे। 31% तो गुजरात में, देखिए उस आदमी ने कितनी मेहनत की। आप अगर गुजरात की बात कर रहे हैं, मुसलमान नहीं, अगर आप गुजरात की बात कर रहे हैं तो भुज के उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम वोट डोमिनेंट है और वहां से ही बीजेपी की वोट सीट निकली है, जिसको लेकर के भरूच में जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है, वो एक मिथ है। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर आप ब्रेकअप देखें तो उन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक एक सीट पे 11-11 मुसलमान लड़ रहा था। मुस्लिम वोट का पूरी तरह से डिवीजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन हम उस बहस पर नहीं जाएंगे। मेरा मानना यह है कि जब आप ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी उस वक्त इंक्लूसिव थे, अब ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी इस तरह के बयान देने लगे जिससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को तकलीफ होती है, जैसे वो पिल्ले वाला बयान। उसके बाद जब उन्होंने मियां मुशर्रफ कह करके कहा, फिर उन्होंने जब कांग्रेस के एक नेता का नाम लेने के पहले मियां लगाया, तो ये सारी, जैसे अहमद पटेल का नाम उन्होंने लिया तो मियां अहमद पटेल, सबको जानता है अहमद पटेल इस कम्युनिटी के हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वो हो सकता है कि पहले सॉफ्ट रहे हो, इंक्लूसिव हो, लेकिन जब उनकी ग्रोथ हुई, जब प्रोग्रेस हुई, जब नेशनल लीडर के तौर पे आए हैं तो वो कहीं ना कहीं एकदम हार्डलाइन हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में झूठ नहीं हो सकता, और ये मैं बता सकती हूँ। चलिए यहाँ पे आपको रोकूंगा, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मधुकिश्वर जी ये बताना चाह रही हैं कि नहीं, हिंदुत्व के वो अलंबरदार नहीं है, उनकी आज भी इमेज इंक्लूसिव है। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक के बाद आएंगे तो मधुकिश्वर से बातचीत जारी है। वोट वर्ल्ड में ना 3 चीजों की बड़ी कमी है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और ये एंटरटेनमेंट है। बुद्धा जी, अच्छा बता दिया, नहीं तो गोद में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं मधुकिश्वर से। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का एजेंडा परसू कर रहे हैं। उनका मानना है कि नहीं, नरेंद्र मोदी एक वैसी शख्सियत है जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। मधुकिश्वर, देखिए, ये मधुकिश्वर का कहना नहीं है, उसके एक्शंस और उसकी स्पीचेस। मैंने दर्जनों स्पीचेस 2001 से लेकर अब तक मोदी की सुनी, ट्रांसलेट की, और कई सारी इस किताब में पब्लिश की हैं, 2001 से शुरू करके अब तक की। कहीं एक भी स्पीच मुझे नहीं दिखी जिसमें आप कह सकते हैं, मैं चैलेंज से कहती हूं, आप बताइए कि कहीं डिवाइसिव हो। दूसरा, एक्शंस, जिस किस्म का इंक्लूसिव ग्रोथ, और मैंने पूरा वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, गांवों में जाके देखा, और मैं ये भी गारंटी से कह सकती हूँ, मुस्लिम्स आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ ग्रोथ स्टोरी ऑफ गुजरात, दे आर लीडिंग द ग्रोथ स्टोरी। जो प्रॉस्पेरिटी आज के दिन मुसलमानों में आई है गुजरात में, क्योंकि 12 साल उन्होंने ये पहली डेकेड है जब गुजरात राइट फ्री रहा। आप जानते हैं कि कांग्रेस के शासन में और इससे पहले बीजेपी के भी शासन में दंगे पे दंगे होते थे, सैकड़ों दंगे हुए,
पहले वाले डेकेड्स में हर साल रायट्स और कर्फ्यू, ये माना जाता था कि हर मुहर्रम पे होंगे, हर ईद पे होंगे, गणेश उत्सव पे होंगे, हर फेस्टिवल पे हिंदू या मुसलमान वहां फसाद होते ही थे। कास्ट राइट्स को भी एंटी मुस्लिम राइट्स में बदल दिया जाता था। इस आदमी ने 12 साल, अक्षरधाम हुआ तब भी नहीं दंगे होने दिए, सीरियल ब्लास्ट हुए वो भी टेररिस्ट से, ISI स्पॉन्सर्ड थे, फिर भी उसने एक परिंदा भी नहीं फड़कने दिया। लेकिन मधु किशोर, ये बताइए कि ISI स्पॉन्सर्ड अगर कोई अटैक हो रहा है या किसी तरह की कोई चीज है तो उसके लिए राइट क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर जो ये करवाए जाते हैं एक्शंस, होते ही शरारती तत्व इसलिए हैं कि रिटेलिएटरी वायलेंस, हिंदू भड़के और हिंदू मुसलमान, देखिए जो इंस्टिगेट किए जाते हैं, कहीं ये तो उस सोच की तरफ ले जाता है कि मान लें कि मुसलमान जो है वो इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। देखिए अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा तबका इस शरारती पॉलिटिक्स में घुस गया है, टेररिज्म की पॉलिटिक्स में एक छोटा तबका है और पूरी कौम को हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में बदनाम कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा कि अगर कुत्ते का पिल्ला भी मरता है तो अफसोस होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसमें वो ये भी तो कह सकते थे कि किसी की भी मौत होती है तो दुख होता है, लेकिन ये उदाहरण कितना सही था? आप गलत देखिए, ये फिर सही क्या था, आप सही कहा था। यू हैव टू सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिंदू, जिसमें कि हर लेवल ऑफ लाइफ, इंसानियत के नजरिए से, इंसानियत के, उन्होंने क्या कि अगर मैं पीछे सीट पे भी बैठा हूं, मैं ड्राइविंग सीट पे भी नहीं हूं और मेरी कार के आगे एक छोटा सा पपी आ जाता है, पपी बोला, हाँ नहीं देखिए बहुत फर्क है। पपी इज अ वेरी अफेक्शनेट टर्म, आई एम सॉरी। कल उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के 3 ही दुश्मन हैं। हाँ बिल्कुल, AK एंटोनी, अरविंद केजरीवाल और AK-47, और उसके बाद कहते कहते वो ये कह गए कि अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान का एजेंट है। मैं भी मानती हूं। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान का एजेंट कहना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं? किसी कुछ और भी कह सकते थे। और जो आदमी नहीं, मेरी बात सुनिए मधु जी, कि जो आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एस्पायर कर रहा है, रेस में है, फ्रंट रनर है, उससे इस तरह की बात की उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि जिस किस्म की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं वो जिन्ना की पॉलिटिक्स है, तोड़ने की, देश को तोड़ने की, कौमों को तोड़ने की, हिंदू मुसलमान को अलगाव करने की, फोबिया की पॉलिटिक्स। दंगों की बात हो रही थी, दंगों में जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जिस तरह की जांच पड़ताल हुई है और जिस तरह से दंगों की हैंडलिंग हुई है, उसको लेकर के कई इंडिपेंडेंट बॉडीज से भी गुजरात गवर्नमेंट की कंडेमेशन आई है। अगर तीस्ता सेटलवार्ड ये जेल जाएंगी, बहुत जल्दी कोर्ट के जरिए जाएंगी, मेरी वजह से नहीं जाएंगी। तीस्ता का क्या इंटरेस्ट है? यही मैं बता रही हूँ। ये अगर आप देखिए वाजपेयी के जमाने से इसकी इंटरव्यू है मेहर पेस्तन जी को, और इसने खुद कबूल किया है कि कांग्रेस ने हमें सेटअप पैसे दिए, सपोर्ट की, CPM ने दी और हमें एंटी बीजेपी, एंटी वाजपेयी मुहिम के लिए हम खड़े हुए हैं। एक प्रोफेशनल बीजेपी बेटर के रूप में कांग्रेस ने प्रॉप अप किया इस औरत को और इसके सारे सेटअप को। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूं, अगर आप SIT, जो कि तीस्ता सेटलवाड के कहने पर SIT सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी, तीस्ता सेटलवाड ने चुन के उसकी सहमति से अफसर नियुक्त हुए, जिनमें राघवन का नाम भी शामिल है जो SIT के हेड थे। अगर आप उस रिपोर्ट में पढ़ें तो उसमें क्या आता है कि झूठ का पूरा इसने जाल बुना, मिसचिफ की। मोदी ने दंगों की राजनीति खत्म की जिसपे कांग्रेस हुकूमत चलाती है, जहां भी कांग्रेस की हुकूमत रही है दंगे ही दंगे हुए हैं। दूसरा, गुड गवर्नेंस, उसने करप्शन के रास्ते बंद किए। कांग्रेस तिलमिलाई हुई है पहले दिन से, और इसलिए मैंने कहा कि जब वो मुसलमान की वोट राजकोट से ले गया तब से ये पागल हुए पड़े हैं, क्योंकि जो वाजपेयी नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया, मुसलमान को भी हिंदू के साथ जोड़ दिया, गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया, एंटी करप्शन के सारा इंतजामात किया, इंस्टीट्यूशनलाइज, और कि जो आदमी पहले दिन आर्मी बुलाता है, पहले दिन ही दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में फैक्स अर्जेंट भेजा जाता है, अशोक गहलोत को फैक्स भेजा जाता है, अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, इनको कि हमें एडिशनल फोर्सेस चाहिए। ये स्टेट्स मना कर देती हैं।
दिग्विजय सिंह 20 दिन बाद जवाब देते हमारे पास नहीं है। जो आदमी बाहर से फोर्स ला रहा है, और आप देखिए मैंने डे बाय डे अकाउंट दिया है कि इस आदमी ने जो किया, जो उसके हाथ में था, he went out of his way to make sure कि उसके पार्टी के लोग भी नहीं बचे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा या उसके कुछ लोग और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो उससे जुड़े हुए हैं वो लोग दंगे में, और बहुत से लोग, लेकिन मोदी जी इसमें पाक साफ हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं बिल्कुल गारंटी से तभी उस व्यक्ति का, देखिए उसको बार बार कहा गया तुमने माफी नहीं मांगी, माफी। उसने क्या कहा, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है मधु किश्वर जी कि आपने खुद कहा कि बीजेपी का एक हिस्सा जिम्मेदार था, हरेन पांड्या जो उसके, और कांग्रेस का बहुत सा हिस्सा जिम्मेदार ठीक है, कांग्रेस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन माया कोडनानी क्या कर रही हैं, हरेन पांड्या क्या कर रही हैं, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नरेंद्र मोदी की है, तो उनको ये तो माननी चाहिए। ही हैज रिपीटेडली सेड ये जिम्मेदारी और मेरे स्टेट को, यानी ये पूरी फिलॉसफी है माफी की, उसको आप नहीं मानती हैं। शब्द है मैंने कोट किए हैं, ये मेरे काल का कलंक है और इसे मैंने अपने कामों से दूर मिटाना है। यानी काम से आई विल गिव गुड गवर्नेंस, मैं हर मुसलमान को महफूज महसूस हो, ये मेरा धर्म बनता है, ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोबारा दंगा ना हो। और आज गुजरात ही ऐसा एक स्टेट है जहां अहमदाबाद में, जहां सूरत में, बड़ौदा में रात को 2 बजे आप मुसलमान औरतें टहलती दिखेंगी, मुसलमान लड़कियां स्कूटर पे जाती हुई आइसक्रीम खाने रात को 2 बजे। लेकिन मुझे यही बात जानना है, मैं मधु किश्वर से ये जानना चाहता हूं कि मधु किश्वर को 2 साल में आप जो सिर्फ तथ्यों के बिना पे जो बात कर रही हैं, उन तथ्यों की ऑथेंटिसिटी क्या है? SIT रिपोर्ट, कोर्ट जजमेंट्स, अभी तक कोर्ट से उनको क्लियरेंस नहीं है। SIT रिपोर्ट, ये अरे भैया नहीं, आपको क्यों कांग्रेस का प्रोपेगेंडा दोहरा रहे हैं? वो झूठ बोल बोल के सब लोग। मैडम यही आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बीजेपी का प्रोपेगेंडा दोहरा रही हैं। मैं बीजेपी से, मैंने कहा ना, बीजेपी से पूछे, मुझे 100 गाली देते हैं, वो खुश नहीं है। वो सब चाहते हैं नरेंद्र, यहाँ के जो दिग्गज नेता है ना बीजेपी के, वो सब चाहते हैं। आपको हम राज्यसभा में कब देखेंगे? कभी नहीं, मैं गारंटी से कह सकती हूँ उस लाइन में कभी मुझे खड़ा नहीं देखेंगे जहां ये रेवड़ियां बांटी जाती हैं। मैं देखिए, अगर मुझे राज्यसभा चाहिए होता तो कांग्रेस में मेरे अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस में मेरी बहुत पहचान थी, बहुत दुख है, तो मुझे मिल सकती थी ना, राज्यसभा नहीं, बहुत कुछ मिल सकता था। और वीपी सिंह के जमाने में मुझे ऑफर हुआ था विमेंस कमीशन की चेयरमैनशिप। एक बात चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये कैसे, खुदा के लिए आप अगर ऐसे बिकाऊ लोगों से ही आज तक वास्ता पड़ा है तो हर एक को उसमें मत तोड़िए। देखिए, परसेप्शन और अगर मुझे जो चाहिए हो, आप भी इस सोसाइटी में हैं, आपके जैसे आपने कहा कि आज तक मेरी बात सुन लीजिए, बिकाऊ की बात नहीं है, बिकाऊ की बात नहीं, आज तक किसी ने किसी क्यू में खड़े देखा। आपने कहा कि तीसरा सेटअप है, वैसे परसेप्शन आपके बारे में भी लोग कहते हैं। पर मैं तो कह रही हूँ ना, देखिए उसका तो कितना पैसा, करोड़ों रुपया आया, मुझे कोई ये दिखा दे कि देखिए मैंने जो स्टडी की उसका पूरा बिल का हिसाब आपको दे सकती हूँ, एक एक पाई का, कि एक पैसा भी गुजरात सरकार से न लिया, न बीजेपी से, कोई सवाल ही नहीं। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे मधु किश्वर से, इन्होंने बहुत जोर अंदाज में अपनी बात रखने की कोशिश की है और बहुत मजबूत तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी इंक्लूसिव ग्रोथ में बिलीव करते हैं और ये एक बहुत बड़ा मौका है हिंदुस्तान की पूरी आवाम, खास करके मुसलमानों के लिए, कि अगर वो ये मौका छोड़ते हैं तो एक फरिश्तों को चुनने से वो रुक जाएंगे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान जिसको मुसलमान खास करके और एक हिंदुस्तान का एक और भी बहुत बड़ा तबका कहीं न कहीं गोधरा और अहमदाबाद राइट का दोषी मानते हैं, उनको ये फरिश्ता बता रही हैं। इस पे कितनी सच्चाई है पब्लिक है, सब जानती है। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। हिंदुस्तान